एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट एडजस्टमेंट। ये चैप्टर हमने थोड़े दिनों पहले स्टार्ट करा है एंड इस चैप्टर के ऑलरेडी 4 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं मेरे चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है इस चैप्टर की, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एंड ऑल्सो आपको सभी चैप्टर्स जो अभी तक हम कवर कर चुके हैं उनके लिंक तो मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लस एक न्यू चीज़ मैंने स्टार्ट करी है, सारे चैप्टर्स के ना 1 मिनट वाले शॉर्ट वीडियोस अपलोड करती हूँ। तो 1 मिनट वाले शॉर्ट कॉन्सेप्ट की भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, सभी चैप्टर्स के, इस चैप्टर की भी बना रखी है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सो ज़रूर से चेकआउट करना एंड भूलना मत। ठीक है, सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था ट्रेडिंग अकाउंट एंड उसका फॉर्मेट अच्छे से समझा था, है ना। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, क्या पता लगता है इससे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, उसको समझेंगे, एक एक चीज़ डीप में समझेंगे, है ना। सो बिना किसी देरी के अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं एंड आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सो गाइज, जैसे कि हम यहाँ देखते हैं, अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम सभी जानते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप के हम फाइनल अकाउंट्स पढ़ रहे हैं विदाउट एडजस्टमेंट चैप्टर। सो फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर में क्या क्या बनाया जाता है हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। दैट इज़, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, सोल प्रोप्राइटरशिप के फाइनल अकाउंट्स में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 चीज़ें प्रिपेयर की जाती है। दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, जो हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया है। उसके बाद बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम शॉर्ट में P&L अकाउंट भी कहते हैं, जो अब आज समझेंगे। एंड थर्ड बनाई जाती है बैलेंस शीट। ठीक है, ये दोनों अकाउंट होते हैं एंड बैलेंस शीट अकाउंट नहीं होती, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होती है। सो देखो गाइस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने क्लास नंबर 2 में, वीडियो नंबर 2 में इस चैप्टर के समझा था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे यूज़ होगा, इसलिए मैंने उस टॉपिक को, उस कॉन्सेप्ट को वीडियो नंबर 2 में ही अच्छे से क्लियर कर दिया था। अगर आपने नहीं देखी हो वीडियो तो ज़रूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो देखो, जितने भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो ऑफिस से रिलेटेड होते हैं, है ना, गुड्स को सेल करने से रिलेटेड होते हैं, या और भी अलग मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो भी होते हैं, यानी जो गुड्स से डायरेक्टली लिंक नहीं है, गुड्स के मतलब गुड्स को परचेज करना या गुड्स को प्रोडक्शन करना, मतलब गुड्स को बेसिकली गुड्स को परचेज करने से रिलेटेड नहीं होते हैं, या जो रॉ मटेरियल बिजनेस परचेज करता है फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो प्रोडक्शन से डायरेक्टली लिंक नहीं होते हैं। तो जो भी इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू ऑफिस, रिलेटेड टू सेलिंग, तो वो सब खर्चे कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, है ना। तो वही इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या लॉसेज जो है P&L अकाउंट में दिखाए जाते हैं डेबिट साइड पे। ठीक है, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं या लॉसेज होते हैं ना, जो कि डायरेक्टली गुड्स से रिलेटेड नहीं है ना, गुड्स के परचेज से रिलेटेड नहीं है, गुड्स के प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, इनडायरेक्टली रिलेटेड है गुड्स से, यानी सेलिंग से रिलेटेड है एंड ऑफिस से रिलेटेड है, तो उनको इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहा जाता है। तो वो सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम P&L अकाउंट में शो करते हैं, कहाँ पर, डेबिट साइड पे, है ना। अब हमने सीखा था लास्ट वीडियो में ट्रेडिंग अकाउंट में कि ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से एक्सपेंसेस को शो करा जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस को शो करा जाता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जो गुड्स से रिलेटेड होते हैं, डायरेक्टली गुड्स से रिलेटेड होते हैं, मतलब गुड्स को परचेज करने से रिलेटेड, परचेज पे जो भी खर्चा हो रहा है डायरेक्टली, है ना, या गुड्स को रॉ मटेरियल परचेज करके उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करा जा रहा है, तो फैक्ट्री में, है ना, उसके प्रोडक्शन पे जो खर्चा हो रहा है, वो सब होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो वो सब ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाए जाते हैं। बट जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, यानी ऑफिस के खर्चे, सेलिंग के खर्चे, यानी प्रोडक्ट बन के तो रेडी हो गया बट उसको अब सेल करना है, तो सेल करने से रिलेटेड भी तो खर्चे होते हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट करना, है ना, सेल करने के लिए अलग से पैकिंग की जाती है, तो वो खर्चे, तो वो सब खर्चे होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसको P&L अकाउंट में डेबिट करा जाता है। दूसरे कुछ होती है इनडायरेक्ट इनकम्स। इनडायरेक्ट इनकम्स कौन सी होती है, देखो, डायरेक्ट इनकम होती है जो डायरेक्टली गुड्स से रिलेटेड, यानी गुड्स को सेल करके बिजनेस को जो इनकम होगी वो डायरेक्ट इनकम है, दैट इज सेल्स। दैट इज सेल्स। सेल्स क्यों, हम सभी जानते हैं कि सेल्स का मतलब क्या होता है। सेल्स का मतलब गुड्स को सेल करना। बिजनेस जिस मेन प्रोडक्ट में डील कर रहा है, बिजनेस के जो भी मेन ऑपरेशंस हैं, तो उसको, उन गुड्स को सेल किया जाता है जब, तो उसको सेल्स कहते हैं, तो वो बिजनेस की डायरेक्ट इनकम होती है, जो अगेन ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं हम क्रेडिट साइड पे। बट P&L अकाउंट में हम कौन सी इनकम दिखाते हैं, इनडायरेक्ट इनकम, यानी ऐसी इनकम जो गुड्स से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, इनकम है बट गुड्स से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, इनडायरेक्ट इनकम होती है। अभी हम देखेंगे कौन कौन सी होती है, तो उनको भी P&L अकाउंट में दिखाया जाता है, कहाँ पर, क्रेडिट साइड पे। ठीक है, सो आई होप आप समझ गए होंगे कि P&L अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को और इनडायरेक्ट इनकम्स को शो करा जाता है। ठीक है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर आप और डिटेल में समझना चाहते हो तो आप इस चैप्टर के वीडियो नंबर 2 ज़रूर देखना। ठीक है, यहाँ पर आपको थंबनेल दिख ही रहा होगा, उसको ज़रूर चेकआउट करना, आपको अच्छे से क्लियर होगा। वैसे मैंने यहाँ पर अपनी तरफ से अच्छे से समझाने की कोशिश करी है शॉर्ट में। तो देखो, हमें P&L अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस
शो किए जाते हैं डेबिट साइड पे और इनडायरेक्ट इनकम्स को शो करा जाता है क्रेडिट साइड पे। अब इस अकाउंट से पता क्या लगता है, हम जानते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस का पता लग रहा था, है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या पता लगता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बिजनेस को नेट प्रॉफिट का या नेट लॉस का पता लगता है, ठीक है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नेट प्रॉफिट, तो ये सिंपल वाले ग्रॉस प्रॉफिट से अलग है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट में क्या था, सारे तरह के खर्चे या इनकम्स को ऐड और लेस नहीं करा गया था। नेट प्रॉफिट में क्या होता है, जो बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट आया है ना, जो भी बिज़नेस का ग्रॉस प्रॉफिट आया है वो कौन सा प्रॉफिट था, जिसमें सारे खर्चे माइनस नहीं करे गए थे, सारी इनकम्स को ऐड नहीं करा गया था, वो ग्रॉस प्रॉफिट था ना, जिसमें केवल COGS लिया गया था और सेल्स को कंसीडर करा गया था। बट नेट प्रॉफिट में क्या होता है, बिजनेस के सभी एक्सपेंसेस, जो डायरेक्ट हैं वो भी और जो इनडायरेक्ट है वो भी, सभी तरीके के खर्चों को डिडक्ट करा जाता है एंड सभी तरीके की इनकम्स, चाहे वो डायरेक्ट इनकम हो चाहे वो इनडायरेक्ट इनकम हो, सभी तरीके की इनकम्स को ऐड करा जाता है। तो सारे खर्चे और सारी इनकम्स को ऐड और लेस करके जो प्रॉफिट आता है वो बिजनेस का नेट प्रॉफिट होता है, जो कि हमें P&L अकाउंट से पता लगता है ना। और उसका दूसरा क्या होगा, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो नेट लॉस होगा, तो नेट लॉस हम समझ गए हैं ना। तो नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट में डिफरेंस होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको अभी तक। बट नेट प्रॉफिट में क्या होता है, जो भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना, जो भी हम यहाँ पढ़ेंगे उनको भी कंसीडर करते हैं, उनको भी माइनस करते हैं, और जो भी इनडायरेक्ट इनकम्स है जो हम यहाँ पढ़ेंगे उनको भी प्लस करा जाता है। उसके बाद प्लस माइनस होने के बाद नेट प्रॉफिट आता है। तो ये बिल्कुल एक्चुअल प्रॉफिट होता है, यानी होता है ना सारे खर्चे काटने के बाद, सारी इनकम्स ऐड करने के बाद जो प्रॉफिट बचा बिजनेस के पास, वो है नेट प्रॉफिट, जो कि डिफरेंट होता है ग्रॉस प्रॉफिट से। आई होप क्लियर हो गया होगा। सो देखो फटाफट से इसके फॉर्मेट को डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको अभी तक वीडियो क्लियर हुई हो ना, तो प्लीज़ एक तो वीडियो को बीच में स्किप मत करना, वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाना, लास्ट तक वीडियो के बने रहना अगर आपको अभी तक क्लियर हुई है तो। एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। सो देखो फॉर्मेट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ऊपर आता है बिजनेस फर्म का नेम, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में था सबसे पहले लिखा जाता है कि कौन से बिजनेस के या मतलब कौन से फर्म के अकाउंट्स आप बना रहे हो, तो उसका नाम मेंशन करा जाता है। देन नीचे आप मेंशन करते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट्स में लिखना होता है फॉर द ईयर एंडेड ऑन, और आगे आपको डेट मेंशन करनी होती है कि किस डेट को आप बना रहे हैं। 31 मार्च लिखा आपने 2020, 2024, तो उस साल के एंड में बनाई जा रही है, ठीक है, राइट। अब देखो हमने समझा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, P&L अकाउंट है, तो अकाउंट के क्या होते हैं, 2 साइड्स होती हैं, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। तो अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट साइड कहते हैं, हम जानते हैं, और अकाउंट की राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड कहते हैं, जिसे शॉर्ट में CR कहते हैं, है ना। अब देखो ये हमारा पूरा फॉर्मेट है, 4 इसमें कॉलम्स है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट ये 2 कॉलम्स डेबिट साइड के हैं, एंड पर्टिकुलर्स अमाउंट ये दोनों कॉलम्स क्रेडिट साइड के हैं। अब फटाफट से एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे, वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करना, बहुत मेहनत से मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, एंड समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ एक कॉमेंट करके ज़रूर जाइएगा वीडियो के एंड में। अब देखो पहले मैं आपको एक बार ट्रेडिंग अकाउंट दिखा देती हूँ। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट का मैं बता दूँ आपको। ट्रेडिंग अकाउंट में हमने समझा था लास्ट कि यहाँ पर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है एंड यहाँ पे ग्रॉस लॉस होता है ना। प्रॉफिट है तो यहाँ शो करते हैं डेबिट साइड पे, और लॉस है तो यहाँ लिखते हैं क्रेडिट साइड पर, ठीक है। अब ये चाहे ग्रॉस प्रॉफिट हो चाहे ग्रॉस लॉस हो बिजनेस को, ये दोनों ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है कि ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। अभी देखो एक इंपॉर्टेंट रूल क्या है, जैसे लेजर में भी आपने देखा होगा। देखो ये ग्रॉस प्रॉफिट है लिखा हुआ यहाँ पर है, क्यों, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पर, बट एक्चुअल में ये जो बैलेंस है ना वो क्रेडिट साइड का है। एक्चुअल में बैलेंस क्रेडिट साइड का है, तो जाएगा किस साइड, क्रेडिट साइड। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट हमने यहाँ लिख रखा है ना, ये P&L अकाउंट में इस साइड यानी क्रेडिट साइड पे शो होगा, ठीक है। जैसा कि मैं देखो यहाँ पर मैंने लिख रखा है क्रेडिट साइड पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, यानी ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कहाँ से आया है, ये ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफ़र हुआ है। ट्रेडिंग अकाउंट से कैसे ट्रांसफ़र हुआ है मैंने आपको वो भी बता दिया, यहाँ लिखा है। हमने समझा था ना, हमने लेजर चैप्टर में बैलेंसिंग के टाइम पे भी समझा था, और मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था। यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर है ग्रॉस प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है कि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा एंड डेबिट साइड का टोटल कम होगा, तभी तो बैलेंसिंग फिगर इस साइड आ रही है। मतलब बिजनेस की इनकम ज़्यादा है एंड एक्सपेंसिस कम है, तो इसलिए बैलेंस यहाँ बच रहा है, तो ये प्रॉफिट है। बट एक्चुअली बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट साइड का, इसलिए P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड पर ट्रांसफर हुआ है। एंड सेम लॉजिक इसके साथ लगेगा कि यहाँ पे ग्रॉस लॉस है। इसका मतलब क्या है, जब डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा यानी खर्चे बिजनेस के ज़्यादा होंगे और क्रेडिट साइड का टोटल कम होगा, इनकम कम होगी, तभी तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर बचेगी। तो जब बिजनेस के एक्सपेंसेस ज़्यादा है एंड इनकम कम है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ग्रॉस लॉस आएगा। बट एक्चुअल में ये लिखा हुआ क्रेडिट साइड पर कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, तो ये एक्चुअल में डेबिट साइड पर ट्रांसफर होगा P&L अकाउंट में। इसलिए यहाँ पर मैंने इन दोनों को लिखा है, जैसा कि आप देख सकते हो, ग्रॉस प्रॉफिट इस साइड लिखा गया है एंड ग्रॉस लॉस इस साइड लिखा गया है। और हम जानते हैं डेबिट साइड लिखने से पहले टू और क्रेडिट साइड लिखने से पहले बाय का यूज़ होता है। एक्चुअल में आजकल
अब थोड़ा सा इनका यूज़ नहीं होता है टू और बाय का, बट आप लगाना चाहो लिखना चाहो तो लिख सकते हो। बाकी आपके जैसे स्कूल पर टीचर ने आपको कहा हो आप वैसे कीजिएगा, टू और बाय के यूज़ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ग्रोस लॉस आ गया ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, और यहाँ पर ग्रोस प्रॉफिट आ गया ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। अपोजिट है, प्रॉफिट ग्रोस प्रॉफिट इस साइड था तो वो इस साइड आया P&L अकाउंट में, एंड ग्रोस लॉस क्रेडिट साइड था तो वो P&L में डेबिट साइड पर आया। आई होप अब तक क्लियर होगा। एंड प्रॉफिट एंड लॉस में से दोनों में से एक ही चीज़ होगी, बट क्योंकि यहाँ पर फॉर्मेट को डिस्कस करा जा रहा है तो मैंने दोनों चीज़ें मैंशन की है। अब देखो, सबसे पहले हम डेबिट साइड के एक एक खर्चे को पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने बताया आपको कि P&L अकाउंट में कौन से खर्चे या कौन से एक्सपेंसेस को मेंशन करा जाता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यानी जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं लॉसेस है बिजनेस के, वो शो करे जाते हैं डेबिट साइड पे। तो देखो, मैंने सबसे पहले ब्लैक पेन से लिखा है, मेन जो हेडिंग है दैट इज़ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। मैंने शॉर्ट में एडमिन लिख दिया है। इसका मतलब क्या, जो बिजनेस के जो भी ऑफिस है, ऑफिस से रिलेटेड खर्चे या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं ना, वो सब इधर आएंगे। तो मैंने थोड़ा सा क्लासीफाई कर दिया जिससे पता लग जाए कि ये सारे ऑफिस के या एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे हैं। सो फटाफट से एक एक एक्सपेंस को डिस्कस करते हैं। तो देखो, सबसे पहले एक्सपेंस होता है टू सैलरीज। सैलरीज जो होती है, मैंने आपको बताया था पहले के वीडियोस में भी कि जो लोग ऑफिस पे काम करते हैं उनको एम्प्लॉयज़ कहते हैं और एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी जाती है। तो हमने पढ़ा, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि ऑफिस से रिलेटेड खर्चे कहाँ पर आएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं और उनको P&L में शो कर जाता है। तो ऑफिस में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको सैलरी दी जाती है। तो ऑफिस का खर्चा हो गया ना सैलरीज देना, यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, इसमें यहाँ पर सैलरीज लिखा है। सेकंड लिखा है सैलरीज एंड वेजेस। अब आप लोग सोचोगे कि वेजेस तो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, यहाँ क्यों लिखा है। तो यहाँ पर मैं अगेन आपको रूल बता देती हूँ। अगर आपको सिंपल सैलरीज दे रखा है, केवल सैलरीज दे रखा है, तो वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ट्रेडिंग P&L अकाउंट में आप शो करोगे। बट अगर आपको दोनों चीज़ें कंबाइन करके दे रखी है, दैट इज सैलरीज एंड वेजेस, तो आपको पहला वर्ड देखना होता है कि पहला वर्ड क्या लिखा है। अगर पहला वर्ड सैलरीज है तो सैलरीज कहाँ आती है, P&L अकाउंट में, तो आपको सैलरीज एंड वेजेस भी P&L अकाउंट में लिखना है। जैसा कि मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट में भी बताया था, वेजिस था, केवल ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे उसे वेजिस है। वेजिस एंड सैलरीज है तो पहला वर्ड वेजिस है ना, तो वेजिस एंड सैलरीज को भी ट्रेडिंग में लिखेंगे। सेम रूल यहाँ पर लगेगा कि सैलरीज है तो P&L में आएगा, बट अगर सैलरीज एंड वेजिस यानी पहला वर्ड सैलरीज लिखा है तो सैलरी एंड वेजिस को भी आप P&L में दिखाओगे। आई होप आपको अभी तक क्लियर होगा, ठीक है। थर्ड को डिस्कस करते हैं, टू रेंट रेट एंड टैक्सेस, यानी अगर रेंट का खर्चा है तो वो भी आपका P&L अकाउंट में आएगा। फोर्थ है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अब हम जानते हैं कि ऑफिस में प्रिंटिंग का खर्चा होता है, स्टेशनरी का खर्चा होता है, राइट। स्टेशनरी का खर्चा तो होगा ना, पेन यूज़ करना है, पेपर यूज़ करना है, प्रिंट करना है कोई चीज़, तो ये सब खर्चे ऑफिस के हैं। अगेन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस शो होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट है पोस्टेज एंड टेलीफोन। अब देखो, टेलीफोन का खर्चा है, पोस्टेज यानी कुछ भी चीज़ पोस्ट कराई जा रही है तो वो खर्चा भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा। नेक्स्ट है ऑफिस लाइटिंग, यानी ऑफिस में जो भी लाइट का खर्चा है वो अगेन एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होंगे। आप देख रहे होंगे कि देखो, जैसे स्टेशनरी है, टेलीफोन है, ऑफिस लाइटिंग है, प्रिंटिंग, पोस्टेज, ये सब ऑफिस से रिलेटेड खर्चे हैं। और ऑफिस से रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाए जाएंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया और ऊपर एक लाइन में भी मैंशन कर दिया है। नेक्स्ट देखो, इंश्योरेंस प्रीमियम, यानी जो बिजनेस इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है तो वो उसका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्टली गुड्स के लिए, डायरेक्ट गुड्स का तो खर्चा नहीं है ना, वो परचेज से रिलेटेड या प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा नहीं है वो, तो वो एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, शो होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। तो एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड जो भी खर्चा हो रहा है, कुछ भी नया बिजनेस में कराया जा रहा है तो वो खर्चा भी इधर आ जाएगा। नेक्स्ट है ऑडिट फीस, यानी जो ऑडिट कराने पे जो खर्चा होता है वो अगेन बिजनेस का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। उसके बाद हमें दे रखा है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, तो ट्रैवल एक्सपेंसेस भी दे रखा है। आप देखते होंगे सेल्समैन वगैरह जो होते हैं ना, वो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए ट्रैवल भी तो करता है, तो वो खर्चा भी इधर आ जाएगा। नेक्स्ट हो गया जनरल एक्सपेंसेस, यानी और भी कोई आपको खर्चे दे रखे हो जनरल एक्सपेंसेस, तो वो सब भी आपका यहाँ पर आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आपको पढ़कर समझ में आ जाएगा, है ना। तो एक बार बस पढ़ना होता है, आपको पूरा कोई रटना नहीं है। आप 2-4 बार इसको पढ़ोगे आपको क्लियर हो जाएगा। आपको बस एक एक चीज़ को समझना है कि ये खर्चा जो है इनडायरेक्ट है या डायरेक्ट है। आपको बस खर्चे समझना है कि जो आपके एक्सपेंसेस और इनकम्स हैं वो कौन से डायरेक्ट है, कौन से इनडायरेक्ट है। आपको ये समझना है, नेचर समझना है, मीनिंग समझना है, एक बार आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा, पूरा क्लियर हो गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना या चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि आगे भी ऐसे वीडियोस आते रहेंगे, है ना। अब देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है हमको, नेक्स्ट दे रखा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। अगेन मैंने ये एक लाइन में लिख दिया। इसका मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट है, जो भी बिजनेस का प्रोडक्ट है, जब वो बन के रेडी हो जाता है तो उसको आगे बिजनेस को सॉरी उस प्रोडक्ट को सेल करेंगे। तो सेल करने से रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं, यानी सेलिंग के खर्चे वो, और डिस्ट्रीब्यूशन यानी वही कि गुड्स को बेचना है तो गुड्स को बेचने से रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूट करने से रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं वो अगेन इधर आएंगे। अब पढ़ते हैं कौन कौन से होते हैं ना। आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको अभी तक।
तो देखो फर्स्ट है टू कार्टेज आउटवर्ड। अब देखो मैंने आपको बताया था कार्टेज, कैरिज या फ्रेट, इन तीनों का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, मतलब किराया, भाड़ा। तो सामान को लाने ले जाने में जो किराया लगता है ना, भाड़ा लगता है, उसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, जिसके 3 नेम होते हैं। कार्टेज कह सकते हो आप, कैरिज कह सकते हो, या फ्रेट भी कह सकते हो। अभी देखो इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि आउटवर्ड लिखा है। आउटवर्ड का मतलब क्या हो गया, आप समझ रहे हो? आउटवर्ड का मतलब क्या हो गया कि वो भाड़ा जो आप पे कर रहे हो आउटवर्ड, आउटवर्ड का मतलब बिजनेस में सामान रखा है एंड वो सामान जो है बिजनेस से बाहर जा रहा है। तो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस जो है वो बाहर जाने के लिए लग रहा है। सेलिंग में क्या होगा, सामान बेचा जा रहा है, गुड्स को सेल करा जा रहा है। तो जो सामान है जो ऑफिस से या बिजनेस से बाहर ही तो जाएगा, तो उस टाइम जो किराया लगेगा उसे कहते हैं आउटवर्ड। इसलिए आउटवर्ड का मतलब क्या हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सेलिंग से रिलेटेड है। ठीक है, आपको आउटवर्ड पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए कि आउटवर्ड का मतलब क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस आउटवर्ड, यानी बिजनेस से बाहर जा रहा है सामान। तो सेलिंग का खर्चा है, सेलिंग का खर्चा है तो अगेन इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा ना। बार बार मैं गलती से ट्रेडिंग बोल देती हूँ। नेक्स्ट है टू कमीशन और ब्रोकरेज, यानी कोई भी कमीशन पे करी गई है, ब्रोकरेज पे करी गई है। आप जानते हो सेलिंग के टाइम पे सेल्समैन को कमीशन वगैरह भी दी जाती है ना, ब्रोकरेज भी दी जाती है, तो वो खर्चे अगेन इधर आएंगे। नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट, यानी देखो सामान को सेल करने के लिए बिजनेस जो है विज्ञापन देता है, एडवर्टीजमेंट देता है ना, या पब्लिसिटी कराता है, तो वो खर्चे भी इधर आ जाएगा। उसके बाद दे रखा है बेड डेट्स, यानी बेड डेट्स का मतलब हम सभी जानते हैं बेड डेट एक नुकसान होता है। और अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लॉसेस को भी P&L अकाउंट में दिखाया जाता है। तो बेड डेट तो एक लॉस है ना, नुकसान है, तो उसको यहाँ पर दिखाएंगे। उसके बाद हो गया एक्सपोर्ट ड्यूटी। अब एक्सपोर्ट ड्यूटी हम सभी जानते हैं, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, सामान को सेल करना आउटसाइड द कंट्री। यानी एक्सपोर्ट का मतलब क्या हो गया कि बिजनेस का जो भी सामान है, जो भी गुड्स है ना, वो एक्सपोर्ट किया जा रहा है, यानी इंटरनेशनल सेल करा जा रहा है, फॉरेन कंट्रीज में सेल करा जा रहा है, उसे एक्सपोर्ट किया। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है कि दूसरे देश से अपने देश में हम सामान मंगा रहे हैं। अब एक्सपोर्ट ड्यूटी लिखा है, एक्सपोर्ट ड्यूटी मतलब एक्सपोर्ट के टाइम पे जो भी खर्चा लग रहा है, जो भी चार्जेस लग रहे हैं। तो एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि अपने देश से हम सामान किसी और देश में सेल कर रहे हैं, भेज रहे हैं। तो हम यहाँ पर वही सेलिंग का ही तो मतलब हो गया, सेलिंग का ही तो खर्चा हो गया कि बिजनेस जो अपना सामान सेल कर रहा है, सामान बेच रहे हैं, यानी वो एक्सपोर्ट कर रहा है किसी अदर कंट्री में। तो उस टाइम जो भी खर्चे होंगे तो सेलिंग का खर्चा हो गया ना, तो वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। उसके अलावा है पैकिंग एक्सपेंस, यानी पैकिंग का जो भी खर्चा होगा, ये भी सेलिंग से रिलेटेड है। उसके बाद है डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस। डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस तो ये भी तो किराया भाड़ा हो गया, जैसे यहाँ पर था कार्टेज आउटवर्ड, तो डिलीवरी वैन जो होगी, जो सामान को लोड करके लेके जाएगी, तो उस वैन से रिलेटेड जो भी खर्चा होगा वो भी अगेन हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। सेलिंग के खर्चे हैं, देख रहे हो आप, ये सारे जो खर्चे हैं वो सेलिंग के हैं, सामान को बेचने से रिलेटेड है। देखो पैकिंग कर रहे हैं, सामान को बाहर अदर कंट्री में भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रही है, डिलीवरी वैन का खर्चा है। देखो नेक्स्ट क्या लिखा है, सेल्समैन सैलरीज, यानी सेल्समैन कौन होता है, जो सामान को सेल करता है, तो कर रहा है उसको जो सैलरी दी जाएगी, तो वो जो खर्चा है वो भी तो इनडायरेक्ट हो गया, क्योंकि देखो सेल्समैन सामान को सेल करने के लिए होता है, जो सामान को बेचने के लिए एक सेल्समैन हायर करा गया है बिजनेस के द्वारा, तो वो जो उसको सैलरी देने का खर्चा है, तो वो सेलिंग का ही तो खर्चा हो गया, सामान को बेचने से रिलेटेड खर्चा हो गया। तो ये सारे खर्चे सेलिंग के दे रखे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के दे रखे हैं ना, तो ये सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। फटाफट से आगे के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि डेबिट साइड पे कौन कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अभी हम आगे के भी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, हमारा क्रेडिट साइड रहता है अभी, बट अभी हम डेबिट साइड को डिस्कस करें क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट काफ़ी लॉन्ग होता है ना। तो देखो नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। यहाँ पे मैंने क्लासीफाई कर रखा है ना, इसलिए मैंने ब्लैक पेन से आपको एक हेडिंग दे दी है। ज़रूरी नहीं है कि आपको हेडिंग लिखनी है, आपसे केवल देखिएगा कि कौन कौन से एक्सपेंसेस दे रखे हैं, उनके नाम पढ़िएगा। अभी देखो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस का मतलब समझ में आ रहा है, पैसों से रिलेटेड कोई खर्चा हो रहा है, यानी देखो इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, यानी बिजनेस ने अगर कोई लोन लिया हुआ है तो उस पर बिजनेस को इंटरेस्ट यानी ब्याज देना पड़ रहा है, तो बिजनेस के लिए खर्चा है। बट डायरेक्टली गुड्स पे तो नहीं करा जा रहा है ना खर्चा, तो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम दिखा रहे हैं। उसके बाद लिखा है टू डिस्काउंट डेबिट। अब देखो डिस्काउंट लिखा है, अब खाली डिस्काउंट लिखा होगा तो आपको कन्फ्यूजन होगी ना कि डिस्काउंट दिया गया है या लिया गया है, क्योंकि अगर दिया गया है डिस्काउंट तो नुकसान है, लेकिन अगर डिस्काउंट लिया गया है तो फ़ायदा है ना, एक इनकम हो रही है इनडायरेक्टली। तो देखो यहाँ पे लिखा है डेबिट। डेबिट का मतलब क्या है कि डिस्काउंट दिया जा रहा है, खर्चा है, नुकसान है ना। डिस्काउंट के आगे डेबिट लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये डिस्काउंट जो है डेबिट है, यानी नुकसान है, दिया जा रहा है। अब दिया जा रहा है तो वही खर्चा है, तो डिस्काउंट देना बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है, एक लॉस वाली बात है, इसलिए अगेन यहाँ पर लिखा है हमने। उसके बाद है रिबेट अलाउड। अब देखो रिबेट भी उसी तरीके से हो जाए कि छूट दी जा रही है, डिस्काउंट के तरीके से रिबेट यानी छूट दी जा रही है, तो बिजनेस के लिए खर्चा है ना, तो वो अगेन हम यहाँ दिखाएंगे। उसके अलावा दे रखा है बैंक चार्ज, तो वो बैंक चार्जेस बिजनेस के लिए खर्चा है, एक एक्सपेंस है, कौन सा, इनडायरेक्ट, तो इसलिए उसको यहाँ दिखाया गया है। उसके अलावा हमारे लास्ट के कुछ पॉइंट रह जाते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस के, मिसलेनियस एक्सपेंस यानी और भी छोटे मोटे खर्चे।
जिसमें सारे तरीके के खर्चे आ जाएंगे जो भी अलग टाइप के दे रखे हैं। अभी तक तो हमने क्लासीफाई कर दिए। नेक्स्ट है डेप्रीसिएशन टू डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन का मतलब सभी जानते हैं कि बिजनेस की फिक्स्ड एसेट्स में टाइम के साथ जो भी वैल्यू में कमी आती है, रिडक्शन होती है। क्यों होती है? बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है ना। फिक्स्ड एसेट्स में ऑब्सोलेंस आ जाता है, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है टाइम के साथ, या उसमें कोई भी रिपेयर वगैरह हुई है, तो इन चीज़ों की वजह से फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में कमी आ जाती है और उसको क्या कहते हैं? डेप्रीसिएशन कहते हैं। तो वो खर्चा बिजनेस का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। नेक्स्ट है कन्वेंस एक्सपेंस, अगेन बिजनेस का इनडायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद है रिपेयर, यानी बिजनेस कोई भी रिपेयर कराता है तो वो खर्चा भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाओगे। उसके अलावा देखो हमें 3 लॉसेस दे रखे हैं, पढ़ो एक बार इसको। टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यानी फिक्स्ड एसेट्स को जब बिजनेस सेल करता है तो उस पर अगर लॉस हो जाता है ना बिजनेस को, तो वो लॉस यहाँ पर दिखाया जाएगा। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, देखो हमने स्टार्टिंग में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पढ़ा यहाँ पे कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को दिखाया जाता है और लॉसेस को भी दिखाया जाता है। तो लॉसेस तो वही तो हो गया, फिक्स्ड एसेट्स को सेल करने पे अगर बिजनेस को नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो वो कहाँ दिखाया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाएगा, डेबिट साइड पे। नेक्स्ट है लॉस बाय फायर, यानी फायर की वजह से अगर बिजनेस को लॉस हो रहा है कुछ, है ना, या थेफ्ट की वजह से लॉस हो रहा है, तो ये लॉसेस भी कहाँ दिखाए जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर। आई होप आपको ये अभी तक हमने जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को डिस्कस करा है एंड लॉस को डिस्कस करा है वो क्लियर हो गया होगा आपको। पूरी डेबिट साइड क्लियर हो गई होगी, है ना। अब चलते हैं क्रेडिट साइड की तरफ। प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अभी तक हमने इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े हैं और आप देखो मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ, अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, सो दैट आपको ऐसे ही आगे अमेजिंग वीडियोस मिलते रहें। अब देखो क्रेडिट साइड को डिस्कस करते हैं। क्रेडिट साइड पे हमने डिस्कस करा था, देखो ऊपर, कि जितनी भी इनडायरेक्ट इनकम्स होती हैं उनको बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे दिखाया जाता है। अब इनडायरेक्ट इनकम्स कौन सी होगी? जो डायरेक्टली गुड्स को सेल करने से रिलेटेड नहीं है। तो देखते हैं कौन सी होती है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर ऊपर लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि हमारा ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफर होकर यहाँ पर आया है। अभी देखो जितनी भी इनडायरेक्ट इनकम है मैंने यहाँ लिखी है। बाय रेंट रिसीव, यानी बिजनेस ने सपोज अपनी बिल्डिंग का कोई पोर्शन या कोई भी चीज़ रेंट पर दे रखी है ना, अपने बिल्डिंग का पोर्शन रेंट पर दे रखा है एक, तो उससे बिजनेस को रेंट मिल रहा है, तो वो रेंट मिल रहा है तो बिजनेस को इनकम है। बट वो इनकम जो है डायरेक्टली गुड्स को सेल करके तो नहीं आई ना, क्योंकि गुड्स को सेल करके जो इनकम आती है दैट इज सेल्स, वो तो हम ट्रेडिंग में दिखाते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट इनकम होती है। बट यहाँ पर हम इनडायरेक्ट इनकम्स की बात करें तो इनडायरेक्ट इनकम्स यानी रेंट रिसीव हो रहा है, इनकम है बट डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। वो यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव, यानी बिजनेस को डिस्काउंट मिल रहा है, सपोज सप्लायर से डिस्काउंट मिल रहा है या किसी और चीज़ पे डिस्काउंट मिल रहा है तो वो यहाँ आएगा। नेक्स्ट है कमीशन रिसीव हो रही है बिजनेस को, तो वो जो हमने यहाँ पे खर्चे पड़े कि बिजनेस डिस्काउंट दे रहा है या बिजनेस कमीशन दे रहा है, तो बिजनेस के लिए खर्चे थे, यहाँ पर लिखे थे। लेकिन अगर बिजनेस को डिस्काउंट मिल रहा है, कोई रिबेट मिल रही है, कोई छूट मिल रही है, प्राप्त हो रही है, या कमीशन मिल रही है, तो वो सब क्या है? बिजनेस के लिए इनकम्स हैं। कौन सी वाली? इनडायरेक्ट वाली, तो यहाँ दिखाएंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव, यानी बिजनेस को ब्याज मिल रहा है कहीं से। सपोज बिजनेस ने कोई इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है कहीं पर और उससे बिजनेस को इंटरेस्ट मिल रहा है ना, ब्याज मिल रहा है, तो बिजनेस की कमाई हो रही है ना, एक इनकम हो रही है, बट वो इनडायरेक्ट है। उसके अलावा बाय डिविडेंड रिसीव्ड, यानी सपोज बिजनेस ने किसी अदर कंपनी के या फर्म के ना शेयर लेके रखे हैं, आप शेयर ले रखे हैं तो उस पर बिजनेस को डिविडेंड मिल रहा है, तो बिजनेस की इनकम हो रही है। कौन सी वाली? इनडायरेक्ट वाली, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे। उसके अलावा दे रखा है बेड डेट रिकवर। अब देखो बेड डेट हो रहे थे तो वो हमने डेबिट साइड पे दिखाया था, वो बिजनेस के लिए लॉस था, नुकसान था। लेकिन अगर बेड डेट रिकवर हो जाते हैं, यानी जो बेड डेट हुए थे वो आगे बिजनेस को फ्यूचर में रिकवर हो जाते हैं, बिजनेस को फायदा है ना, एक इनकम मिल रही है, बट इनडायरेक्ट इनकम है वो, है ना, डायरेक्टली गुड्स से रिलेटेड नहीं है, इनडायरेक्ट इनकम है। अभी देखो नेक्स्ट है बाय गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। जैसे अभी हमने देखा था वहाँ पर लॉस हो रहा था, तो लॉस था तो हमने डेबिट साइड पे दिखाया, अभी पीछे देखा ना हमने। बट देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर फिक्स्ड एसेट्स को सेल करने पे बिजनेस को फायदा हो जाता है ना, गेन हो जाता है, तो वो यहाँ पर दिखाया जाएगा क्योंकि वो बिजनेस की इनडायरेक्ट इनकम है, या कह सकते हैं इनकम फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग ऑपरेशंस, है ना। या से बिजनेस का काम है फर्नीचर बनाना एंड फर्नीचर को सेल करना। बिजनेस मेनली फर्नीचर में डीलिंग करता है, तो फर्नीचर से अलग बिजनेस को कहीं से कोई इनकम भी तो हो सकती है। लेट्स से बिजनेस ने अपना कोई भी फिक्स्ड एसेट थी, मशीनरी थी, उसको सेल कर दिया किसी भी रीज़न के वजह से, तो उस फिक्स्ड एसेट को बिजनेस ने जब सेल करा तो बिजनेस को कुछ फ़ायदा हो गया, कुछ गेन हो गया, तो वो बिजनेस की एक इनडायरेक्ट इनकम है। एक ऐसी इनकम है जो उसके मेन ऑपरेशन से नहीं आई है, फर्नीचर को सेल करने से नहीं आई है, बल्कि अदर, यानी इनकम फ्रॉम नॉन ऑपरेशंस, तो वो यहाँ पर दिखाया जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। एंड नेक्स्ट है बाय मिसलेनियस रिसिप्ट, यानी जो भी और कोई छोटी मोटी इनकम या रिसिप्ट होती है तो वो भी हम यहाँ पर दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। तो ये सारी थी हमारी इनडायरेक्ट इनकम जो मैंने यहाँ पर लिखी हैं, वो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम यहाँ पर इस साइड पे शो करेंगे। आई होप आपको अब तक क्लियर हो गई होगी। और फटाफट से बैलेंसिंग की बात करते हैं। सो अब सपोज करो लेट से बिजनेस ने हम बैलेंस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, तो दोनों साइड का बैलेंस करने के बाद सपोज क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है एंड डेबिट साइड का टोटल कम आता है। सपोज क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है
एंड डेबिट साइड का टोटल जो है कम है, तो क्या होगा, बैलेंस यानी जो बैलेंसिंग फिगर है वो किस साइड आएगी, डेबिट साइड आएगी ना, क्योंकि टोटल जो है डेबिट साइड का कम है, तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पर आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बिजनेस की क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, यानी बिजनेस की जो इनकम्स हैं वो ज़्यादा है, इनकम्स या प्रॉफिट्स ज़्यादा हैं, और जो खर्चे हैं वो कम हैं। इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ ना, क्योंकि देखो क्रेडिट साइड को हम मान के चलते हैं ना इनकम साइड, तो यानी क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, यानी बिजनेस की इनकम ज़्यादा है, कमाई ज़्यादा है, बट डेबिट साइड का टोटल आ रहा है कम, यानी खर्चे कम है। जब इनकम होती है ज़्यादा, खर्चे होते हैं कम, तो क्या होता है, बिजनेस को प्रॉफिट होता है ना, और बैलेंसिंग फिगर आएगी डेबिट साइड पे। तो देखो हम कैसे लिखेंगे, देखो तो यहाँ पर बैलेंस बचेगा, वो हमारा लिखा जाएगा टू नेट प्रॉफिट, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होता है ना डेबिट साइड से, तो इसका मतलब क्या है कि बिजनेस की कमाई ज़्यादा है, खर्चे कम है, तो प्रॉफिट आएगा। बट यहाँ पर क्यों लिखा है, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर तो यही है ना, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल जब कम आया है तो बैलेंस किस साइड पर लिखा जाएगा, डेबिट साइड पे, उसको नाम क्या देंगे, नेट प्रॉफिट। ठीक है, और आगे ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, हम आगे बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट को मेंशन करते हैं, वहाँ पर ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि जब क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होता है ना डेबिट साइड पे, तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो डेबिट साइड पे लिखी जाती है, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल कम है, जिसको नाम क्या देते हैं, टू नेट प्रॉफिट, जो कि कैपिटल अकाउंट में आके ट्रांसफर होता है। अब बात करते हैं इसका अपोजिट हो तो, यानी सपोज डेबिट साइड का टोटल आ जाए ज़्यादा और क्रेडिट साइड का टोटल आ जाए कम, यानी बिजनेस के खर्चे हैं ज़्यादा, इनकम है कम, तो क्या होता है, बिजनेस को प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है, लॉस होता है ना, तो लॉस होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे नेट लॉस। अब वो इस साइड पे क्यों आया है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है और क्रेडिट साइड का टोटल कम है, तो जो हमारी बैलेंसिंग फिगर है वो किस साइड आएगी, क्रेडिट साइड पर आएगी, क्योंकि इसका टोटल है कम, तो हम लिखेंगे तो इधर। अब लिखा नेट लॉस क्यों है, क्योंकि अगर डेबिट का टोटल ज़्यादा है और क्रेडिट का टोटल कम है, तो यानी खर्चे हैं ज़्यादा, इनकम कम, तो बिजनेस को फ़ायदा थोड़ी होगा, लॉस ही तो होगा, इसलिए हमने यहाँ पे नाम लिखा है बाय नेट लॉस, जो कि यहाँ पर आ जाएगा, यानी जब डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा हो क्रेडिट साइड से, तो जब ये चीज़ होती है तो नेट लॉस होता है, जो कि इस साइड पर शो करा जाता है फॉर बैलेंसिंग फिगर, और ये भी अगेन कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है बैलेंस शीट में। ठीक है, सो आई होप आपको अभी तक ये पूरा क्लियर हो गया होगा अच्छे से, जो मैंने आपको क्लियर समझाना चाहा है इस वीडियो में, दैट कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। मैं फटाफट से आपको समराइज़ करा देती हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइनल अकाउंट्स का एक पार्ट होता है, फाइनल अकाउंट्स में बनाया जाता है। इसमें क्या शो करा जाता है, इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट कर दिया जाता है, एंड जितनी भी इनडायरेक्ट इनकम्स होती है उनको क्रेडिट करा जाता है। और इस अकाउंट से पता क्या लगता है, इस अकाउंट से बिजनेस के नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता लगता है। दोनों में से किसी एक ही चीज़ का पता लगता है, या तो नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा। तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का बिजनेस को पता लगता है इस अकाउंट को बनाने से। ठीक है, इस अकाउंट का फॉर्मेट हमने डिस्कस कर लिया था कि ऊपर हमें ये चीज़ें मेंशन करनी होती है ना। ग्रोस प्रॉफिट यहाँ पर लिखा जाता है जो कि ट्रेडिंग अकाउंट से आया है, ग्रोस लॉस यहाँ लिखा जाता है जो कि ट्रेडिंग अकाउंट से आया। दोनों में से एक ही चीज़ आएगी, बट यहाँ पर क्योंकि फॉर्मेट डिस्कस करें तो मैंने दोनों लिखे हैं, बट दोनों में से एक ही चीज़ आएगी। अब जितने भी हमारे खर्चे थे इनडायरेक्ट वाले, दैट इज़ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड खर्चे, वो ये हैं। उसके अलावा सेलिंग के खर्चे, यानी गुड्स को सेल करने से रिलेटेड या डिस्ट्रीब्यूट करने से रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं वो इधर आते हैं। और आपको याद रखना है कैरेज, कार्टेज या फ्रेट आउटवर्ड होना चाहिए। ठीक है, सैलरीज है तो इधर आएगा, सैलरीज एंड वेजेस है तो भी इधर आएगा। उसके अलावा और कौन से खर्चे होते हैं, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस होते हैं, लाइक दिस, आपने डिस्काउंट दिया, रिबेट दी, मतलब दी है बिजनेस ने, तो बिजनेस के लिए खर्चा है, नुकसान है। और जो भी अदर एक्सपेंसेस होते हैं, लॉसेज होते हैं, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, तो ये भी इधर आ जाएंगे। अब क्रेडिट साइड पे आते हैं बिजनेस की सारी इनडायरेक्ट इनकम्स, दैट इज़ ये रेंट रिसीव हो गया, कमीशन रिसीव हो गया, इंटरेस्ट मिल रहा है, कहीं से डिविडेंड मिल रहा है, बेड डेट रिकवर हो गया, तो ये सब क्या होती है, बिजनेस की इनडायरेक्ट इनकम्स होती हैं। अब जब टोटलिंग करते हैं, टोटलिंग के टाइम पे इस साइड हम नेट लॉस को दिखाते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने आपको लिखा है, जो कि आगे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। नेट लॉस क्यों आता है वो भी आपको मैंने बता दिया, साइड्स का टोटल करके नेट लॉस लिखते क्यों है, इधर क्यों लिखते हैं वो भी बता दिया। और अगर डेबिट साइड पे क्या लिखा जाता है, नेट प्रॉफिट लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है, जब ये कंडीशन होती है, प्रॉफिट ही क्यों लिख रहे हैं वो सब मैंने आपको स्टार्टिंग से अच्छे से क्लियर कर दिया है। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस दोनों में से एक ही होगा। यहाँ पर मैंने फॉर्मेट डिस्कस करा था, इसलिए आपको दोनों लिखा है फॉर्मेट में, नेट प्रॉफिट भी एंड नेट लॉस भी, बट या तो नेट प्रॉफिट होता है या नेट लॉस होता है, दोनों में से एक ही चीज़ होती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपको ये पूरा फॉर्मेट अच्छे से क्लियर हो गया होगा ना, एक एक चीज़ मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश करी, अगर आपको पूरी एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर हुई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि अभी इस चैप्टर से रिलेटेड आगे और भी वीडियोज़ आएंगी, है ना। बैलेंस शीट को समझेंगे, न्यूमेरिकल समझेंगे एंड फुल फ्लैश क्वेश्चन
क्वेश्चन भी करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लेना एंड कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको क्या चीज़ अच्छे से समझ में आई है। कोई पार्ट अगर आपको समझ ना आए हो वीडियो का तो उसको भी मेंशन करना, ठीक है। एंड सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।